किसी गांव में रमेश नाम का एक चतुर किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ छोटे से घर में रहता था। रमेश के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह फसल उपजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश बुद्धि का बड़ा ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि आज बारिश होगी या नहीं। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। तब एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके खेत में सुमेर सिंह नाम का गांव का जमींदार आया। रमेश भाई, आखिर तुम क्यों इस छोटे से खेत में अपना पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम कितना कमा लेते हो इस छोटे से खेत में फसल उपजाकर? मैं तो कहता हूं तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो और मेरे यहां काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें 200 रुपए दूंगा। जमींदार का खेत रमेश के खेत से जुड़ा हुआ था, इसलिए जमींदार रमेश की जमीन को किसी भी तरह से हथिया लेना चाहता था। लेकिन रमेश अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। तब रमेश ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूं। अगर मैं यह जमीन आपको दे दूंगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं यहां खेत को कभी नहीं बेचूंगा। यह खेत मेरे दादाजी की निशानी है। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना, आप भी किसी दिन मैं आपका वाला खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा। जमींदार रमेश की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, अब ये कौन सी खेती करेगा कि इसकी फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे रमेश, वो सब तो ठीक है, मगर तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो? ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। ये बात जमींदार के सर में दर्द देने लगा। वह सोच रहा था कि कौन सी ऐसी फसल है जो कम खेतों में दोगुनी हो जाएगी। मुझे रमेश के घर जाकर पता लगाना पड़ेगा। मैं अब भी उसके घर जाता हूं। शाम हो चुकी थी। रमेश फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ये क्या, रात में फावड़ा लेकर कहां जा रहे हैं? क्या सुधा, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? क्या तुम्हें पता है, मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाली एक तरकीब निकाली है। तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि 5 साल में भी खत्म नहीं होगा। रमेश की बात जमींदार एक पेड़ के पीछे से छिपकर सुन रहा था। जमींदार के दिल दिमाग में बेचैनी छा गई। वह सोच रहा था कि ऐसी कौन सी खेती है जो कम खेत में दुगना हो जाएगा। इसलिए जमींदार भी रमेश के पीछे पीछे खेत पर चला गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। रमेश ने कहा, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? यह जमींदार का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत का फसल ज्यादा हो गया तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर जमींदार बिना मेहनत के मेरी फसल ले लेगा। इसलिए मैं जमींदार से कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना लो ताकि मैं फसल अपने ही खेत में लगा सकूं। जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूं। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, मगर फसल को काटूंगा मैं। यह कहकर जमींदार वहां से अपना घर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश जमींदार के घर गया। जमींदार साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। मुझे एक जरूरी बात आपसे करनी। हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात मुझसे कहो।
लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म। तुम जाओ अपने घर, मुझे और बहुत से जरूरी काम करना है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। फिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, पता है मुझे, तुम मुझसे यही कहना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे वह छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। रमेश वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई तो जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने लगा। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता हूं ताकि रमेश को पता ना लगे और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा। इतना कहकर जमींदार रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए जाने लगे। खेत में पहुंचकर रमेश की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है। हाँ सुधा, लग तो मुझे भी लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो और भी ज्यादा फसल लगेंगे। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं। अब रमेश और उसकी पत्नी मिलकर दोनों फसल की बीज बोने लगते हैं। वे दोनों पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। जब फसल तैयार हुई तो वह धान की फसल थी। पूरा खेत धान की फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तब जमींदार ने रमेश से कहा, रमेश, जरा रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है जिस खेत में तुमने फसल लगाई है वह खेत की बनी हुई जमीन मेरी है। क्या बात करते हैं जमींदार साहब, मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी। फिर आपने अपने खेत की मेड़ को काटकर जगह बढ़ा क्यों दिया? रमेश, मुझे वह सब नहीं पता, लेकिन यह बड़ी हुई जगह मेरी है। मैंने ही खेत की मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेत में दुगनी फसल कैसे संभव होगी। लेकिन आपने तो मेरे मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, न मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा, न आपके पास आया, तो आपने अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं है। जहां तक मेंढ है वहां तक आपका खेत। बाकी मेरी समझ गए जमींदार साहब। रमेश की बात सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो गया और रमेश के दिमाग को मान गया। लेकिन फिर भी जमींदार हार मानने वालों में से नहीं था और इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। तब कुछ महीनों बाद रमेश में बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई होने लगी। समय निकला जा रहा था। जमींदार उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया। क्यों रमेश, देखा ना बेईमानी का नतीजा, पड़ गया ना बीमार। अब तुम्हारे खेत को कौन जोतेगा? गेहूं की बुआई का समय निकल जा रहा है। अभी तक तो तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला। अब देखो तुम भूखे मरोगे। तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे पास दादाजी का खेत है ना, वह मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उसे खेत में। कैसा वरदान रमेश? मैं क्यों बताऊं आपको, आप जाओ यहां से। रमेश की आश्चर्यजनक बात सुनकर एक बार फिर जमींदार के सर में दर्द हो गया। जमींदार रमेश के घर से गया तो सही, मगर बाहर जाकर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। रात में रमेश की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, दादाजी हमें ऐसा कौन सा वरदान देकर गए हैं जो हमें भूखा नहीं मरने देगा और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है? फिर ये सब क्या है? अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, ये बात गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा और हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनो। हमारे खेत में दादाजी ने सोने से भरा एक मटका छुपा दिया था।
जिसे हमने खोद कर निकालना है, इसीलिए मैंने अभी तक अपने खेत की जुताई नहीं की। क्या करूं खेती करके जब इतना सारा धन मिल ही जाएगा तो। अच्छा बेटा, अब तू देख, आज रात को ही तेरे खेत से सारा सोना निकाल लूंगा, फिर देखता हूं कैसे तू जिंदा रहता है और क्या खाता है। फिर क्या था, जमींदार रात को ही रमेश के खेत में फावड़ा लेकर पहुंच गया और पूरा खेत खोदने लगा। इस तरह से खेत खोदूंगा तो मटका कभी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूं कि हल से पूरा खेत ही जोत देता हूं, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा। फिर जमींदार ने हल चलाकर सारा खेत जोत दिया, पर कोई मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुई तो जमींदार गुस्से में आकर रमेश के घर गया। क्यों रे रमेश, कहाँ है सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सारा खेत तो खो दिया, पर मुझे कहीं भी मटका नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? पर ऐसा कैसे हो सकता है जमींदार साहब? आपने पूर्व उत्तर की दिशा में सही से नहीं देखा होगा। मैं अभी जाकर देखता हूं। अरे बेवकूफ, जाते कहाँ हो? मैंने सभी जगह पर खुदाई करके देख लिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पर मुझे कहीं पर भी मटका नहीं मिला। क्या आपने सारा खेत जोत दिया है? अरे ओ भाग्यवान, जल्दी से बिज लाओ। जमींदार साहब ने हमारा पूरा खेत जोत दिया है। अब मुझे हाल चलाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीबों की सुन ही लेते हैं। अरे ओ बेवकूफ, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वहां कोई सोने का मटका नहीं है। मालिक, अगर वहां कोई सोने का मटका होता तो मैं वहां सोना निकालकर गांव का जमींदार नहीं बन जाता क्या? वह तो मैंने अपनी पत्नी सुधा का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यह बात आपको किसने बताई? जमींदार लड़खड़ाते हुए बोला, मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पे था जो मुझे पता चल जाएगा? वह तो मुझे सपने में आया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था। अच्छा, तो यही बात है। बेचारा जमींदार वहां से बेवकूफ बनकर चला गया। इस तरह से रमेश ने अपने खेत को बड़ा भी कर लिया और उसे जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवाया। अगर बुद्धि हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। इस तरह की दिल Ramu eka chotse gamba mem rahane vala eka sadarana kasanada, vaha garibada, lekina usaki mehanada ora amanadari pure gamba mem masahorati, usaka paravara chodada, usaki padni sita ora anaka beta chotu, Ramu ke pasa thori si jaminati, jisa paravaha dina rata mehanada karake fasala ugadada, ##kathanai bara javana Ramu ka javana asana nahimda. Kai bara suka parajata, Takabi barisa usaki fasalam ko barbata kara dedi, Lekina Ramu kabi hara nahim manata, Vaha hara bara nai amida ke satha apani jamina ko jotata ora fasala yugan ki kazisa karata, ##ekadina ki gatana eka bara gamba mem eka setha aya, jo gariba kisanam ko karja dakara anaka sosana karatada, Ramu ko bi fasala bone ke lai paise ki jarurata ti, isali majabari mem usain setha se karja liya. Setha ne bari baeja lagakara use paise dai, Ramu ne kari mehanata ki ora fasala achi way, Lekina jaba vaha apani fasala bakain gaya, to use usita dama nahim mila, vaha parasana ho gaya kyonki use setha ka karja kukanada, ##Ramu ka sangarsa Ramu ne tanalia ki vaha apani mehanata ora amanadari se haisa samasia ka samadana nikolega, usain gamba mem duser kisanam se bataki ora anhem sangathita kia. Sabi ne milikara setha ke kilafa avaja utai ora eka nai mandi banai, jaham kasana apani fasala ka sahi dama pa sakam, ##safalata ki ora Ramu ki mehanata rongalai, dur gamba ke kasana atmanarbara ho gai, aba anhem setha ke karja para narbara nahim rahana paratada, Ramu ka paravara bi kusahala ho gaya, isa taraha Ramu ki kahani hamem sikati hai ki mehanata, amanadari ora akata se hara kathanai ko durakia ya sakata hai. रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी।
उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। कठिनाई भरा जीवन। रामू का जीवन आसान नहीं था। कई बार सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश उसकी फसलों को बर्बाद कर देती, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह हर बार नई उम्मीद के साथ अपनी जमीन को जोतता और फसल उगाने की कोशिश करता। एक दिन की घटना। एक बार गांव में एक सेठ आया जो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका शोषण करता था। रामू को भी फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसने सेठ से कर्ज लिया। सेठ ने भारी ब्याज लगाकर उसे पैसे दिए। रामू ने कड़ी मेहनत की और फसल अच्छी हुई, लेकिन जब वह अपनी फसल बेचने गया तो उसे उचित दाम नहीं मिला। वह परेशान हो गया क्योंकि उसे सेठ का कर्ज चुकाना था। रामू का संघर्ष। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही इस समस्या का समाधान निकालेगा। उसने गांव में दूसरे किसानों से बात की और उन्हें संगठित किया। सभी ने मिलकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई मंडी बनाई जहां किसान अपनी फसल का सही दाम पा सकें। सफलता की ओर रामू की मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे गांव के किसान आत्मनिर्भर हो गए। अब उन्हें सेठ के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। रामू का परिवार भी खुशहाल हो गया। इस तरह रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से हर कठिन